गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक का। साथियों, चैप्टर चल रहा है विकास डेवलपमेंट, जिसमें अब तक हमने 2 लेक्चर कवर कर रखे हैं। आज यह आप लोग तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। दूसरे लेक्चर में यदि आप लोग लास्ट में पढ़े होंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वैसे दूसरा लेक्चर काफ़ी बेहतर रहा हमारी समझ के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे खुद अपने लिए। साथियों, आज का ये तीसरा लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक बार ओवरऑल व्यू कर लेते हैं लेक्चर सेकंड का। साथियों, लेक्चर सेकंड में सबसे पहले हमने 2 राज्यों या 2 देशों के बीच में तुलना करने की कोशिश की कि कौन सा देश या कौन सा राज्य ज़्यादा विकासशील या विकसित होगा। इस आधार पर हमने ये समझने की कोशिश की कि आय एक महत्वपूर्ण कारक है जो 2 देशों या 2 राज्यों की बेहतरीन तरीके से तुलना करने के लिए उपलब्ध होती है, परंतु यह संपूर्ण या पूरी तरह से तुलना करने में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होती है। दोस्तों, इसके आगे हम लोग बढ़ते समय आगे हमने बढ़ा था औसत आय की बात की थी, जिसको हमने प्रति व्यक्ति आय की भी बात कर रखी थी। हमने ये देखा था कि औसत आय निकालने के लिए यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किसी देश में जितना आय होता है उस देश की जनसंख्या से उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, भाग दे दिया जाता है, और जितना निकल करके आता है वही किसी देश की औसत आय होती है, यानी औसत आय होती है, या उसी को हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ रखा था। लास्ट में चलते चलते हमने इसी के क्रम में यह समझने की कोशिश किया था कि विकास के लिए आय तथा अन्य मापदंड कहाँ तक उपयुक्त होते हैं। तो इस क्रम में हमने ये देखा था कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो बहुत ज़्यादा आमदता है धन आपके केरल से। केरल में जो आमदनी होती है, एक व्यक्ति की जो आमदनी है प्रतिवर्ष की वो 1,40,190 रुपये है। वही अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में एक व्यक्ति प्रतिवर्ष में 1,62,036 रुपये या 40 रुपये के करीब कमा लेता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हरियाणा के लोग जो हैं वे ज़्यादा अमीर होने चाहिए और ज़्यादा सुखी होने चाहिए, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही क्वेश्चन हमने कई लोगों से पूछा, हालांकि जो इलाहाबाद और कहीं अन्यत्र जगहों पर तैयारी कर रहे हैं, मैंने कई लोगों से पूछा कि ये बताइए कि केरल के लोग जो कि पैसा कम कमाते हैं तुलनात्मक रूप से आपके हरियाणा के, फिर भी वो लोग ज़्यादा सुखी क्यों हैं। तो कई लोगों ने इसका आंसर नहीं कर पाए, बोले कि ऐसे ही होता है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो लास्ट वहाँ पर पॉइंट में आपको बताया गया था कि ऐसी स्थिति इसलिए बन सकी क्योंकि केरल में वहाँ की जो सरकार है और सामाजिक जो स्थितियाँ हैं, दोनों लोगों ने मिल करके बच्चों के लिए बेहतरीन काम किए, समाज के लिए बेहतरीन काम किए, जिसकी वजह से वहाँ पर आज प्रेजेंट टाइम में यानी 2016 की बात हम कर रहे हैं भाई, 2016 में जो शिशु मृत्यु दर है केरल में वो लगभग 10 रह गई है 1000 जनसंख्या में से। वही आपके हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में लगभग 36 बच्चे मर जाते हैं 1 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले। गॉट इट। तो हम ये समझ पा रहे थे, वहाँ पर हमने समझने की कोशिश किया था कि एक बच्चा जो होता है, एक बेटा जो होता है, वो अपने माता पिता के लिए कितना प्रिय होता है। एक बार अगर पैसे हमारे पास कम हो या नहीं भी हो तब भी चल जाएगा, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं अगर हमारे पास स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। इस तरीके से जो केरल राज्य है वो ज़्यादा शिक्षित भी है, हमने वहाँ भी देखा था शिक्षित भी है, जबकि कम आमदनी होने के बावजूद भी ऐसा है। तो वो सरकार की नीतियाँ वहाँ पर काम अच्छे ढंग से की, सरकार ने बेहतरीन ढंग से वहाँ पर नीतियाँ बहुत पहले से अपना रखी और आज भी सरकारें वहाँ पर बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के तीसरे लेक्चर को। और लेक्चर आप लोगों को कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अब हालांकि हमने कोशिश किया है कि बोर्ड पर आपके स्क्रीन पर जो चमक थी वो भी ना आए और शोर है वो थोड़ा मुझे है। बहरहाल शोरगुल थोड़ा हो सकता है, बट हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपके पास चमक ना हो और नहीं भी होगा। तो चलिए आज के लेक्चर टॉपिक जो हम लोगों का चल रहा है विकास, तो यहाँ लिखेंगे दिखेगा। चलो, तो टॉपिक हम लोगों का है विकास। टॉपिक फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है आपके विकास। दिख रहा है भाई? अगर ना दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है। चलो, विकास है, यहाँ पर हमने लिखा है डेवलपमेंट। यह लेक्चर नंबर 3 है, तो आप लिख सकते हैं लेक्चर। दिख रहा है? चलो, तो लेक्चर 3 साथियों ध्यान में रखेंगे। हम लोग यहाँ पर जो जीएस पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी लेवल पर पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली फॉर
वन डे एग्जाम्स। सो इसलिए धैर्य रख करके बैठा करिए, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को परोसा जाएगा, आप बेहतरीन तरीके से सब कुछ खाएंगे जैसे रसगुल्ले खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग थर्ड लेक्चर को। आज सबसे पहले थर्ड लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, पिछले क्लास से ही कुछ चीज़ों को उठाते हैं और वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं कंटिन्यू। देखिए, पिछली क्लास में हमने ये समझा था हरियाणा एक राज्य लिया था, हरियाणा और फिर केरल। हमने ये देखा था कि हरियाणा की आमदनी जो है, आय की अगर बात की जाए तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही थी। यहाँ पर प्रति व्यक्ति, चलो भाई ऐसे लिख लेते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो हरियाणा में एक व्यक्ति जो है वो लगभग 1,60,62,036 रुपये इतना कमा लेता है। ठीक है, वही केरल में अगर देखा जाए तो 1,40,000, आप कह सकते हैं 190 रुपये इतना ही कमा पाते हैं। यानी हरियाणा की तुलना में अगर देखा जाए तो केरल व्यक्ति होता है वो कम आय कर पाता है एक वर्ष के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हमने ये देखा था कि अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा हमने ये देखा था शिक्षा में यहाँ पर जो हरियाणा है, हरियाणा 84% है, 84% है शिक्षा के मामले में, जबकि यही जो आपका केरल राज्य है ये लगभग 94% है। सोच कर देखिए कि काफ़ी ज़्यादा आगे है आपसे, यानी आपसे का मतलब किससे, हरियाणा से। तो हरियाणा से कहीं ज़्यादा केरल की स्थिति बेहतर है शिक्षा के मामले में। हमने ये समझने की कोशिश किया था कि हमारे गांव में, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा को महत्व कम देते हैं, सोचते हैं कि नहीं हम क्या करें, बच्चों को ऐसे इस तरह से या पालन पोषण थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनको कमाने धमाने के लिए बाहर भेज देते हैं आजीविका चलाने के लिए। लेकिन केरल के जो लोग थे, केरल के लोग ज़्यादातर शिक्षा पर बल दिए और यही वजह है कि आज केरल सबसे आगे है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर सुखी राज्य की बात की जाती है तो केरल है। गॉट इट, तो यहाँ पर ध्यान में रखें। और इसके बाद अगर हम यहाँ की बात करें, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, तो ये देखो भाई, शिशु मृत्यु दर की अगर बात की जाए तो 36 बच्चे यहाँ मर जाते हैं आपके हरियाणा में, जबकि इतना % है। और जबकि यहाँ पर अगर केरल की बात की जाए तो यहाँ पर है लगभग 10 बच्चे। ये देखो, दिख रहा है? आई थिंक मुझे लगता है कि दिख ही रहा होगा। चलो, तो यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि एक हरियाणा का जो व्यक्ति है, ज़्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाता है। उसके यहाँ 1,000 बच्चों में से, 1,000 जनसंख्या में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उसमें से लगभग 36 बच्चे मर जाते हैं, जबकि केरल में 1,000 जनसंख्या में से 10 ही बच्चे मर पाते हैं। एक बच्चा जो होता है अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए बेहद प्रिय होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में बच्चों को बचाया जाना बेहद समाज के लिए बहुत अच्छा होता है और हम ये समझे भी थे। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से कई लोग होंगे जो इनको ये शिशु मृत्यु दर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम आपको बता देते हैं। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई क्षेत्र है, ए क्षेत्र है, ठीक है, ए क्षेत्र है या ए देश है, कुछ भी कर सकते हैं भाई आप। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 10,000 जनसंख्या है, सही, 1000 और 10,000 जनसंख्या है, ये देखिए, तो 10,000 जनसंख्या में से यहाँ पर ये लोग एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, जितने बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म लेते हैं, चलो मान लेते हैं, मान लिया हमने कि 100 बच्चों ने जन्म लिया है। ये देखो भाई, 100 बच्चे, ठीक है, तो 100 बच्चे जन्म लेते हैं। चलो इधर लिखना शुरू करेंगे, जन्म लिए, ये देखो, तो अगर 100 बच्चों ने जन्म लिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक क्षेत्र था, अगर इसमें 100 बच्चे, 1,000 व्यक्तियों में 100 बच्चों ने जन्म लिया एक वर्ष के अंदर, तो अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 36 बच्चे मर जाते हैं। ये देखिए, एक वर्ष पूरा करने से पहले ही 36 बच्चे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये हरियाणा की बात स्थिति है, यानी इनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का अभाव है। शिक्षा और स्वास्थ्य इनके पास बेहतर तरीके से नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति ज़्यादा खुशहाल नहीं है। जबकि यही 1,000 व्यक्तियों में से, यानी 100 बच्चों में से केवल 10 बच्चे ही
आपके केरल राज्य में मरते हैं। ये देखिए, तो इसलिए अब आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए मृत्यु दर केरल में जो है वो कम इसलिए है क्योंकि केरल के लोग ज़्यादा शिक्षित और ज़्यादा स्वास्थ्य परक हैं, यानी केरल के पास ज़्यादा शिक्षा है और ज़्यादा स्वास्थ्य भी है बेहतर ढंग से। हमने आपको बताया शुरुआत में कि केरल के केवल राज्य के ही लोग नहीं, यानी सरकार ही नहीं, बल्कि वहाँ के जो निवासी हैं, राज्य के जो लोग हैं, उनकी भी सोच शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति बहुत बेहतर है, जिसकी वजह से आज वो इस स्थिति पर पहुँच चुके हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा भाई। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य जरूर देना चाहिए ताकि वो अपना सही और गलत सोच सके, अच्छे से समझ सके। चलो भाई, तो यहाँ तक आप क्या कर रखे होंगे, लिख रखे होंगे। इतनी सारी चीज़ें तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ही समझ रखा था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। अगली हेडिंग हम लिखते हैं तो दोस्तों, देखा आपने, केरल के लोग जो हैं हरियाणा के लोगों से ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो जीवित हैं। आज बच्चे उनके पास हैं, उनके साथ हैं, इसलिए जो बच्चे उनके साथ वही खुश रहेंगे। जिनके उनसे दूर हो जाएंगे वो लोग खुश होंगे तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये समझ रहे होंगे, एक माता पिता के लिए उनकी पूरी संपत्ति जो होती है उनके बच्चे होते हैं। सो और ऐसा इसलिए हो पा रहा है, केरल के लोग अपने बच्चों को बचाने में इसलिए सक्षम है क्योंकि उनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बेहतर तरीके से है। तो चलिए शुरू करते हैं अगली हेडिंग को। आप लिख सकते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, ये टॉपिक था, ये का टॉपिक है, तो दूसरी हेडिंग हम लोग लिखे सार्वजनिक सुविधाएं, या आप ऐसे लिख सकते हैं विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं। हालांकि ये इस तरीके से एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, बट आप लिख सकते हैं विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं। तो ये देखो भाई, विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं या विकास में सार्वजनिक सुविधाओं की हम बात कर रहे हैं। गॉट इट? ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, एक चीज़ को तो हमने बहुत पहले यानी क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक जिन लोगों ने पढ़ा होगा वे लोग अब इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एनसीईआरटी की किताब में यानी लास्ट चैप्टर में जहाँ पर हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स 9th की क्लास की बात कर रहे हैं भाई, तो 9th की क्लास में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा था कि हमारे देश में बहुत सी सहकारी समितियां हैं जो सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराती हैं। ये ठीक है, वो भारत में ही बात की जा रही थी, जहाँ पर हमने देखा था कि तमिलनाडु में कई ऐसी सहकारी समितियां हैं जो अनाज को पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराती है। यानी जिस प्रकार से पीडीएस की बात हो रही है, तो पीडीएस जो है तो वो तमिलनाडु में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो वहाँ पर कुछ दुकानें हैं वो सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। लगभग हमने वहाँ पर समझने की कोशिश किया था कि 94% दुकानें ऐसी हैं जो सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से यानी सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जाती है। कहाँ की बात हो रही है भाई? तमिलनाडु की बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर देखा था, देखो भाई, सबसे पहले ये समझ लेते हैं सार्वजनिक सेवाएं, ठीक है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, समझ पाएंगे आप लोग। तो सार्वजनिक सेवाओं में हम क्या जानते हैं? सार्वजनिक सेवाओं में हम बहुत पहले से भी जानते हैं कि आज जो हम लोगों को कोटे से गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, वो भी पीडीएस के माध्यम से ही मिलता है। इसी को तो हम पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, समझते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके माध्यम से देश में गेहूँ और चावल पूरे भारत देश में बांटे जाते हैं गरीबों को, ताकि उनकी आजीविका बेहतर ढंग से चल सके। गॉट इट? तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ें, अब ये जो काम करता है ये सरकार काम करती है, सरकार के द्वारा। ये देखिए, तो ये काम जो चलाए जाते हैं वो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। बट अगर हम बात करें यहीं पर, तो तमिलनाडु की अगर यहाँ पर हम बात कर लें, तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु में सार्वजनिक सेवाएं सहकारी समितियों के माध्यम से चलती हैं, सहकारी समिति के माध्यम से। दिख रहा है? ये देखिए, तो सहकारी समिति के द्वारा तमिलनाडु में
अनेक सार्वजनिक सेवाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, सहकारी समिति के द्वारा तमिलनाडु में अनेक सार्वजनिक सेवाएं चलाई जाती है। अच्छा, अब आप लोगों में से कई लोग ये बोल रहे होंगे, सर ये ठीक है, ये ऊपरी ऊपरी बात मत बताओ, ये बताओ कि सार्वजनिक सेवाओं का मतलब क्या होता है। तो सार्वजनिक सेवाओं का मतलब कि यानी सरकार ऐसी कोई भी चीज़ जो लागू किया जाए जो सभी जन समाज के लिए हो, वही होती है सार्वजनिक सेवाएं। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। इस सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत बहुत कम दाम पर, यानी आप कह सकते हैं बहुत कम दाम पर, सेवाएं दी जाती हैं, सेवाएं दी जाती हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। वे लोग भाई, वे विद्यार्थी जो इस लेक्चर को आज पहली बार देख रहे हो, वो लोग पहले क्लास 9th के लेक्चर को जा करके देख लेंगे। जो टॉपिक था 4 पिक है, टॉपिक लास्ट का टॉपिक आप लोगों उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो उस चीज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत जिन भी चीज़ों को सरकार या कोई भी व्यक्ति देता है, उपलब्ध कराता है समाज के वर्ग के सभी लोगों के लिए, वहाँ पर उस चीज़ का दाम जो होता है वो बहुत कम होता है या फ्री हो सकता है। ठीक है, जैसे आज गेहूं चावल जो कोटे के माध्यम से दिए जाते हैं, वो भी सार्वजनिक माध्यम से ही दिए जाते हैं, सार्वजनिक सेवा है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूं मिल जाता है और 4 रुपये 5 रुपये किलो हमें चावल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, ये सार्वजनिक सेवाएं। तो अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं विकास के लिए सार्वजनिक सुविधाएं या सार्वजनिक सेवाएं कहाँ तक लाभ करती हैं विकास में। तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर कहीं पर सार्वजनिक सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध हो रही हैं तो उस राज्य का या उस क्षेत्र का या उस देश का विकास जो है वो बेहतर तरीके से होगा, निश्चित रूप से। समझ पा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति का जो पोषण है वो बेहतर होगा, यानी जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अनाज वगैरह नहीं मिलता है ठीक से खाने के लिए, मेरा जो भी भोजन जरूरी है वो मुझे पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है, मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है कि मैं उसे खरीद लूँ, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से या तो वो बहुत कम दाम पर मिलेगा और या तो फिर फ्री हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, हम ले पाएंगे और ले करके तब हम उसको ग्रहण कर पाएंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम काम भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे, और जब काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे तो हमारा विकास निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग पढ़ रखे थे, इस चीज़ को जान रखे थे। अब समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। समझते हैं। देखो हमने आपको बता दिया कि सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत ये क्लास 9th का ही टॉपिक था, जहाँ पर हमने पढ़ रखा था भाई पीडीएस वगैरह। ठीक है, तो आप लोग उसको, जो लोग ना पढ़े हों वो लोग जा करके देख लेंगे, इसलिए यहाँ पर बहुत ऊपर समझा दिया गया है, बहुत हल्के में समझाया गया है, ताकि आप को एक बार जो पिछली क्लास थी आपको उसका रिवाइज हो जाए। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं। देखो भाई, जहाँ पर जब अगर यहाँ इसके बाद सार्वजनिक के माध्यम से, यानी अगर हम बोलेंगे जहाँ सार्वजनिक सुविधाएं उचित या बेहतर, उचित ढंग से कार्य करती हैं, जहां सार्वजनिक सेवाएं उचित ढंग से कार्य करती हैं चलो यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा, करती हैं वहाँ, ठीक है दिख रहा है, वहाँ विकास बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है, तो भाई जहाँ पर सार्वजनिक वितरण बेहतर तरीके से काम कर रही है, पीडीएस बेहतर तरीके से काम कर रही है, वहाँ पर जो विकास है वो बेहतर ढंग से होगा। और इस चीज़ को और दूसरे तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा, यही वजह है कि सार्वजनिक सेवाएं जो हैं, केरल की बात कर ले तो सार्वजनिक सेवाएं जैसे शिक्षा हो गया, सार्वजनिक सेवाएं, शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो केरल में शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, वहाँ पर गरीब तबकों के लिए या समाज के जो भी गरीब हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अगर अच्छी शिक्षा चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, तो यहाँ पर अभी सभी लोग उस तरीके से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं जैसी शिक्षा हमारे केरल राज्य में है।
तो केरल में जो शिक्षा है, केरल राज्य की तरह शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर समाज के साथ साथ सरकार को भी काम करना पड़ेगा, यानी सरकार के साथ साथ समाज को भी कार्य करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के हमारे राज्य में भी शिक्षा का महत्व आगे बढ़ेगा, अदरवाइज शिक्षा का महत्व बहुत कम रह जाएगा। फिलहाल हमने अब तक, यानी जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं या फिर उसके बाद से आज हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अभी बहुत विषमताएँ देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर विकास देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं उसी ढंग से कार्य करती हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य अब अच्छा होगा। तो जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो कार्य अच्छा से करेगा, यानी उत्पादन बेहतर तरीके से करेगा, और जब उत्पादन बेहतर तरीके से करेगा, प्रोडक्शन उसका बेहतर होगा, तो इससे वह लाभ कमाएगा, और लाभ कमाने के बाद वह अपने बच्चों को शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ जो हैं उन्हें भी निश्चित रूप से दिलवाने में सक्षम होगा। तो दो चीज़ें हैं, सरकार को भी काम करना है और समाज के हर वर्ग के तबके के व्यक्ति को भी काम करना है, ठीक है। तभी जा कर के किसी बच्चे का शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बेहतर हो सकेगा, अन्यथा इन दोनों में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और यही केरल राज्य ने बखूबी अच्छे से किया, इसलिए आज केरल राज्य आगे है। गॉट इट। अब देखो भाई, यही वजह है कि अब यहाँ पर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। देखो, अगर ये सब काम अच्छे से करेंगे तो व्यक्ति का जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा, स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति की आय अच्छी होगी, ठीक है। और जब व्यक्ति की आय अच्छी होगी तो व्यक्ति की शिक्षा जो हो सकती है वो भी अच्छी हो सकती है। लेकिन शिक्षा सिर्फ आय से अच्छी नहीं होती है, बल्कि समाज के जागरूक यानी अच्छे समाज से होती है। चलो, हमने लिखा अच्छे समाज, बेहतर समाज से शिक्षा भी बढ़ती है। ये देखो, तो अगर अच्छा समाज होता है तो समाज के सभी वर्ग के लोग मिल करके सार्वजनिक सेवाओं के तहत या सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिससे कि सभी लोगों को लाभ हो सके, सभी लोग लाभान्वित हो सके, तो उससे ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे एक चीज़ को आप महसूस करिए, आपको एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके गाँव में जितने भी आपके गाँव में जितने भी घर होंगे, जितने भी मकान होंगे, अगर उन सभी घरों के लिए, सभी परिवारों के लिए यदि हम एक एक होम गार्ड लगाएं, सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं, आपके गांव की सुरक्षा की, तो अगर आपके गांव की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो वहां पर अगर हर घर के लिए एक एक होम गार्ड लगाया जाएगा, तो आप सोच करके बताइए कि क्या हो स्थिति होगी। स्थिति ये होगी कि कम से कम अगर 50 घर होंगे तो 50 होम गार्ड चाहिए, इससे ज़्यादा खर्च भी बढ़ जाएगा। लेकिन हम यही अगर सभी की सुरक्षा एक साथ सुनिश्चित करें तो हम शायद 2-3 होमगार्ड अगर लगा देंगे तो पूरे गांव की सुरक्षा कर सकते हैं। तो देखिए, जब 2 ही 3 होमगार्ड या 4 होमगार्ड पूरे गांव की जब सुरक्षा कर सकते हैं तो 50 लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिजूल के खर्च बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हम सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं तो उसमें हमारा जो खर्च होता है वो कम हो जाता है। गॉट इट? ध्यान से समझिएगा, जो हम सार्वजनिक सेवाएं सबके लिए अगर उपलब्ध कराएंगे तो उसमें जो खर्च होता है वो कम हो जाता है। इसलिए सरकार के साथ साथ समाज के हर वर्ग को यही चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बढ़े हैं तो लोगों में जागरूकता बढ़ी है, और जागरूकता बढ़ी है तो इससे जो शिशु मृत्यु दर है यानी खुशहाल जीवन भी बढ़ा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों तरीकों से व्यक्ति के खुशहाल जीवन बढ़ेंगे। खुशहाल जीवन होगा। तो भाई देखो, आप लोगों को एक बात बता दें कि आज से आप लोगों को वीडियोस डेली मिलेगी। आप लोग अब इसके लिए माइंड ना करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत बड़ा कोई अगर इंसिडेंट हो जाता है तब शायद आपको वीडियोस हम प्रोवाइड ना करा पाएँ। अदरवाइज आज से आप लोगों को डेली वीडियोस मिलेगी, क्योंकि लगभग हमने सारी चीज़ों को सेटअप कर रखा है बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से, जैसा कि आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। वीडियोज़ को देख करके आपको समझ में भी आ रहा होगा। सो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। अब देखो, ये सब चीज़ें हैं कहाँ, शिक्षा स्वास्थ्य कहाँ बेहतर है, तो केरल में है। इसलिए केरल के लोग ज़्यादा खुश हैं, और वहीं हरियाणा के लोग ज़्यादा खुश नहीं है। जबकि हरियाणा के लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, फिर भी हरियाणा के लोग ज़्यादा दुखी हैं। आई बात समझ में? होल्ले होल्ले पड़ रही है बात समझ में? तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है। सिर्फ पैसे से कोई व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। खुश होने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चाहिए, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं।
देखो भाई, अब हमने यहाँ पर ये भी कह दिया आपको कि जहाँ पर सार्वजनिक सुविधाएं बेहतर ढंग से काम कर रही है वहाँ के लोग भी ज़्यादा खुशहाल हैं। आपकी अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु को यहाँ पर ला करके आप देख सकते हैं, तमिलनाडु भी जो है वह भी हमारे राज्यों में कई राज्यों से ज़्यादा खुशहाल राज्य है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर। तो दोस्तों, अगली हेडिंग लिखते हैं। अगली हेडिंग हम लोगों की है BMI। ठीक है, यहाँ पर देखिए BMI। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स लिखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पर देखिए, तो आप इसकी हिंदी अगर लिखना चाहेंगे, आप लोगों में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर हिंदी भी चिपका दो, तो चलो भाई हिंदी भी चिपका लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये देखो भाई, तो यही है शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में और यहाँ तक कि UPSC और PCS लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इसको हम 2 मिनट में समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, यानी ये हमारे शरीर की बात कर रहा है। हमारे शरीर की बॉडी मास इंडेक्स क्या होना चाहिए, सूचकांक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। तो कैसे हम जानेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है हमारा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि आप कभी क्या करिए, आप अपना वजन करिए, जितने भी किलोग्राम के हों उस किलोग्राम में जितनी आपकी ऊंचाई हो। जैसे मान लीजिए मेरी ऊंचाई यहाँ तक है, मेरी लंबाई यहाँ तक है, तो ऊंचाई जितनी भी है आपकी लंबाई जितनी भी है, उस लंबाई का सेंटीमीटर में वर्ग करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इसमें जितना भी मास होगा उसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा BMI। करेक्ट? नहीं समझ में आएगा तो चलो आप क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखने की यानी इसको समझने की कोशिश करते हैं आरेख के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये समझने की कोशिश की कि बॉडी मास इंडेक्स क्या है, BMI क्या है। तो BMI को लिखने के लिए, यानी ये सूत्र है, सिर्फ इसको आप जान लीजिएगा और आपको बता देते हैं, इसके बाद आप जान जाएंगे। देखो, इसको लिखने के लिए ना, आपका भार किलोग्राम में, भार किलोग्राम, किलोग्राम, ये देखो, तो भार जो है एक व्यक्ति का किलोग्राम में होना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी मतलब अवस्था का हो। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका भार लें किलोग्राम में, और फिर उसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है यहाँ पर इस ऊंचाई इस ऊंचाई का तात्पर्य आपके लंबाई से है, तो इसकी ऊंचाई लेते हैं। ऊंचाई वो भी वर्ग सेंटीमीटर में, यानी ऊंचाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर के यानी सेंटीमीटर में वर्ग करके, ये देखो। ठीक है, तो यानी जितनी भी ऊंचाई है, यहाँ तक ऊंचाई है, तो इसका अगर हम मान लेते हैं 5 फीट है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल करके और फिर हम इसको क्या करते हैं, इसका वर्ग करके फिर हम किलोग्राम में भाग दे देंगे, तो जितना आएगा वही होगा BMI। अब देखो भाई, आप लोगों में से ना कई लोग ये होंगे कि सर आप क्या करो, पहले तो भाग ही दे दो, सबको जोड़ घटा दो। तो एक बात को आपको बता दें कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा भार कितना है और फिर हमारी लंबाई कितनी है, यानी ऊंचाई कितनी है, तब हम जा करके BMI निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम BMI नहीं निकाल पाएंगे। तो BMI निकालने के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपका भार कितना है और ऊंचाई कितनी है। गॉट इट? तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बता दें, अब आप लोग ये सोचेंगे तब हम एग्जाम में कैसे देंगे, तो भाई मेरे आपको एक बात बता दें, देखो यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से कि आपका BMI कितना है, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बल्कि वो पूछेगा कि BMI में भारत किस नंबर पे है, बॉडी मास इंडेक्स वर्ल्ड में भारत किस नंबर पे है। गॉट इट? फिर से समझते हैं, इन बॉडी मास इंडेक्स तो पूछा जाएगा कि किस नंबर पे है, विच नंबर्स ऑफ
मतलब ऑन विच नंबर, ठीक है। तो ऑन विच नंबर ऑफ इंडिया, यानी भारत का बॉडी मास इंडेक्स क्या है, वो किस नंबर पे है, तो ये पूछा जाएगा आपसे। आप इस बात को ध्यान में रखें। तो बाकी और कुछ नहीं पूछना जाएगा, और ये मैगजीन वगैरह में निकलता रहता है, तो आप वहाँ पर देख लेंगे, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि नहीं किसी बच्चे का कितना बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, तो वो पेज नंबर ये से आकर के देख लीजिएगा। पेज नंबर, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, क्लास 10th की बात कर रहे हैं, तो पेज नंबर 90 एंड और 91, ये पेज आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ये पेज आप देखेंगे तो यहाँ पर किस उम्र के बच्चे का कितना बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, किस व्यक्ति के उम्र का कितना बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये था आपके बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकलेगा ये आपको पता हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लिखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट। छोटी छोटी हेडिंग है भाई, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं और हमारा आज टॉपिक खत्म हो जाएगा जल्दी। चलो, तो हेडिंग लिखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो भाई शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो चलो ठीक है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं भाई बॉडी मास इंडेक्स की, यानी मानव विकास सूचकांक। हिंदी लिखिएगा इस हेडिंग की, मानव विकास सूचकांक, ये हो गया। देखो भाई, मानव विकास सूचकांक कौन निकालता है, अगर इसकी बात की जाए वनडे एग्जाम के लिए बात की जाए तो UNDP, ठीक है। UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर देखिएगा, तो मानव विकास सूचकांक यानी यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं भाई HDI। ध्यान से समझ लीजिएगा, HDI, गॉट इट। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर HDI पूरा लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप कह सकते हैं कि HDI रिपोर्ट UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो HDI रिपोर्ट, UNDP। अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सर पहले ये बता दो UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं ना बताऊं क्योंकि मैनू नहीं आता। आप क्या करोगे, इसको जा करके ना कहीं सर्च मार करके थोड़ा सा तो देखना, ठीक है। आप पढ़ाई करते हो तो आप इसको देखना चाहिए। चलो, एक आध अगर कभी कभी कोई चीज़ छूट जाए तो उसको आप कहीं पर गूगल पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे पास भेज सकते हैं, हम उसकी सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वो यहाँ पर बता देते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये है इसका फुल फॉर्म। अब आप समझ गए होंगे। तो HDI रिपोर्ट UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपके वनडे लेवल के लिए। वनडे लेवल के लिए क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको लिखें और हम आपको बताते हैं कि ये किस आधार पर उनको यानी प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जिसका आधार, देखिए अब ये जो मानव विकास सूचकांक है HDI है, ये सिर्फ आपके आय के आधार पर प्रकाशित नहीं किया जाता है कि जिसके पास आय अधिक है वो इस सूचकांक में अच्छा है और जिसके पास आय कम है वो इस सूचकांक में कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसमें होता क्या है कि इसका आधार शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देखो भाई एक बात तो तय है कि बिना शिक्षा और बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, जीवन बेहतर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं आप अपना और साथ ही साथ अपने परिवार का, तो दो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है शिक्षा और स्वास्थ्य।
बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके बाद हम आय की भी बात कर ले तो अब आय आ जाएगा आदि। चलो यहाँ लिख लेते हैं आदि। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। HDI रिपोर्ट जो है UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और जिसका आधार क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आदि चीज़ें हैं। यहाँ तक आप लोगों को, हमको लगता है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर अब देखो HDI उन्हीं का बेहतर होगा जिनके यहाँ शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा और आय अच्छी होगी। जिनके पास शिक्षा और स्वास्थ्य, आय जैसी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, उनका HDI अच्छा नहीं होगा, यानी उन देशों का HDI अच्छा नहीं होगा। इस क्रम की अगर हम बात करें तो स्वयं भारत की जो स्थिति है, भारत बहुत पीछे है। चलो एक बात बताते हैं आपको, देखिएगा यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर आपके श्रीलंका, एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखो, श्रीलंका है, श्रीलंका, और हम भारत की बात कर लें, फिर इसके बाद हम नेपाल की बात कर लेते हैं। दिख रहा है भाई? और एक और दिख जाएगा, ठीक है, नेपाल और बांग्लादेश। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पर बांग्लादेश। चलो हम अगर इसकी बात कर लें तो यहाँ पर, चलो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिटाते हैं और आप ताकि समझ पाए बेहतर ढंग से। और नहीं तो चलो सिर्फ आदि को मिटा लेते हैं और बाकी चीज़ों को रहने देते हैं ताकि आप समझ पाएँ। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं आयु। चलो यहाँ पर वैसे NCERT में कुछ और दिया है, लेकिन हम यहाँ पर छोटा सा लिख लेते हैं क्योंकि जगह भी थोड़ा सा कम है। आयु की बात कर लेते हैं और फिर अगली अगर हम बात करें तो आगे फिर हम HDI भी लिख सकते हैं, HDI। ये देखो, यानी मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय जो है आप अगर देखेंगे तो 11,326 रुपये है, या आप कह सकते हैं कि 11,336 रुपये है, इतना है। यानी ध्यान से समझिएगा, 11,000 है। किसके लिए? जो लोग श्रीलंका में है। श्रीलंका हमारे भारत का पड़ोसी देश है कि जो कि भारत के दक्षिणी इलाके में बसा हुआ है। सॉरी, भारत के दक्षिणी इलाके में नहीं, बल्कि वो श्रीलंका अलग है, तो भारत के दक्षिण में है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 11,336 रुपये है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 3,353 रुपये है, 3,353। ये देखो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो शायद भारत, अच्छा इसकी बात करें तो यहाँ पर 3,000 नहीं, बल्कि सॉरी 6,000 कर लीजिएगा, तो 6,353 रुपये हैं। अब एक बात को समझने की कोशिश करिए आप कि यहाँ पर श्रीलंका में एक व्यक्ति के पास जो आय है वो 11,000 रुपये है और भारत के पास 6,353 रुपये ही है। देखिए, यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत होगी कि श्रीलंका हमसे जो छोटा देश है, संसाधन उसके पास हमसे कम है, फिर भी आज उसकी प्रति व्यक्ति आय जो है वो हमसे बेहतर है। दूसरी अगर हम बात करें, आयु की बात कर लें तो यहाँ पर जो आयु है, यानी श्रीलंका के निवासियों की जो आयु होती है, ध्यान से समझिएगा, तो उनकी लगभग आयु है 70 वर्ष, जन्म से की बात हो रही है, ठीक है। और यही भारत की अगर हम बात करें तो इनका है 68 वर्ष। अब बताओ, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिएगा जो ज़्यादा वो है श्रीलंका के, यानी श्रीलंका के लोग 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहेंगे, जबकि भारत के लोग 68 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेंगे। देखो, इस मामले में भी हम श्रीलंका से पीछे हैं। करेक्ट, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा भाई। तो इस मामले में हम लोग श्रीलंका से काफ़ी पीछे हैं और हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, एक बात को और भी ध्यान में रखेंगे कि कुछ किताबों में और भी चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे आप NCERT में देखेंगे तो डेटा से आप ज़्यादा फर्क नहीं करेंगे। यहाँ पर 75 ईयर्स है, यानी 75 वर्ष है।
ठीक है। तो यहाँ पर 68.8 वर्ष है, इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर हमें ध्यान मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े जो है ना आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये आंकड़े जब भी कहीं किसी किताब में लिखे जाते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत होगी कि भारत का एक व्यक्ति लगभग 68 साल ही जीता है, जबकि श्रीलंका का जो एक व्यक्ति है वो 75 साल जीवित रहता है। यानी देखो भाई, जो यहाँ पर ज़्यादा लोग यानी ज़्यादा समय तक जीवित रहेगा कोई व्यक्ति, वहाँ पर ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी। ठीक है। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यानी श्रीलंका हमसे छोटा देश और इन यानी सभी मामलों में लगभग हमसे आगे है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ विकास सूचकांक की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसमें भी श्रीलंका लगभग 76-75 नंबर पर है, जबकि भारत 130 नंबर पर है। करेक्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें तो देखिए, अगर हम श्रीलंका के लिए लिखते हैं तो 76 नंबर पर है, और भारत की अगर हम बात करें तो 130 नंबर पे है। अब आप लोगों में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर तब तो भारत अच्छा है। भाई देखो, ये ध्यान से देखने की समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत की अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये HDI जो रिपोर्ट निकाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तो HDI ये जो रिपोर्ट होता है, ये जितने भी देश हैं जिनका यानी जहाँ पर मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छा है वो नंबर 1 पर रखा गया है। जहाँ पर मानव विकास सूचकांक सबसे अच्छे से थोड़ा कम है वो नंबर 2 पे रखा गया है। जहाँ पर 2 से थोड़ा विकास सूचकांक कम है वो नंबर 3 पे रखा गया है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक में सबसे अच्छा है, यानी जहाँ पर मानव विकास सबसे बेहतर है, वो नंबर 1 पर रखा गया है। जहाँ पर मानव विकास उससे थोड़ा सा कम है वो नंबर 2 पे रखा गया है। ठीक है, यही सूचकांक है, नंबर की बात हो रही है, सूचकांक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा भाई। तो जो सबसे अच्छा है मानव विकास में उसे नंबर 1, और जो सबसे खराब है उसे सबसे नीचे रखा गया है। और ये जो श्रेणी है 100 लगभग 89 या 90 के करीब जो देश हैं, इतने के देशों की रिपोर्ट निकाले जाते हैं। सोच करके देखिए, इतने देशों के यानी 100 लगभग 200 के करीब देश हैं जो, और 200 के करीब देशों में से लगभग 189 जो देशों के विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक निकाले जाते हैं, उसमें भारत 130 नंबर पे है। मतलब ऊपर से जो सबसे अच्छा है, फिर उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, यानी ऐसे चलते चलते 130 नंबर पे है। मतलब भारत से 129 देश मानव विकास में ज़्यादा बेहतर है। समझ में आ रहा है? यानी जबकि भारत आज पूरे वर्ष यानी पूरे देश में, या भारत की बात हो रही है, या अभी हम कोरोना की बात छोड़ दें तो कोरोना से पहले हमारा ये एक लक्ष्य था कि 2022 तक 2030 तक हम लोग $5 ट्रिलियन बनाने की कोशिश करेंगे अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो आप सोच करके देखिए कि हम लोग आज चौथे, पाँचवें, तीसरे, छठवें, सातवें नंबर पे हैं अर्थव्यवस्था में। पूरे विश्व की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था में हम चौथे, पाँचवें, छठवें नंबर पे हैं, फिर भी हमारा विकास सूचकांक बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आय सभी जगह काम नहीं करता है। अगर मानव का विकास करना है तो ध्यान से समझ लीजिएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताएं बेहद ज़रूरी हैं, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। चलो हम यहाँ की बात अगर छोड़ दें, श्रीलंका की बात छोड़ दें, तो नेपाल और हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। अगर आप नेपाल में देखेंगे तो 2471 रुपये प्रति व्यक्ति की आमदनी है, राष्ट्रीय आय है 2471 रुपये। ठीक है, तो ये कहाँ की स्थिति है? नेपाल की स्थिति है। अगर वही हम बांग्लादेश की स्थिति की बात करें तो 3677 रुपये है, 3677। देखो इस मामले में ना, ये जो यहाँ पर रुपए यानी आय की बात की जाए कि इस मामले में नेपाल और बांग्लादेश भारत से काफ़ी पीछे हैं। बात तो समझ में आ रही है हौले हौले। लेकिन अगर हम यहाँ पर संभावित आयु की बात कर लें, ठीक है, संभावित आयु की बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संभावित आयु अगर यहाँ पर देखा जाए नेपाल की, तो नेपाल की जो संभावित आयु है, चलो ऐसे लगा देते हैं, नेपाल की संभावित आयु यानी एक व्यक्ति जो जीवित रहता है वो लगभग 70 साल जीवित रहता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई, ये व्यक्ति जो जीवित रहता है ये लगभग आप कह सकते हैं कि इसे ये 72 कर दीजिए और ये 70,
इतने वर्ष के करीब जीवित रहते हैं। यानी यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत होगी हमें इन देशों से, नेपाल से और बांग्लादेश से सीख लेनी चाहिए। आज हमारे पास भले ही पैसा ज़्यादा हो, नेपाल से ज़्यादा हो या बांग्लादेश से ज़्यादा हो, लेकिन हमारी आयु जो है वो कम है। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारी जो आयु है वो कम हो गई है। इससे हमें क्या हो रहा है, यानी हमारे जो लोग हैं वो पहले ही, यानी नेपाल के लोग ज़्यादा जीवित रहेंगे, ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग पहले ही एक्सपायर कर जाते हैं या पहले ही उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। सो दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। तो चलो इसको जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको। सो दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बात करें अगर नेपाल और बांग्लादेश के HDI की बात करें तो HDI में, हालांकि नेपाल और बांग्लादेश दोनों पीछे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर हम नेपाल की HDI की बात करें यानी मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, तो नेपाल की मानव विकास सूचकांक आपका है 149 और वही यानी 149 नंबर पे है मानव विकास सूचकांक, जबकि बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो 136 है। ठीक है, यानी भारत से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, 6 ही कदम आपके भारत से दूर है कौन, बांग्लादेश। करेक्ट, यानी बांग्लादेश जो कि बहुत समय बाद आज़ाद हुआ और आज बांग्लादेश इस मामले में हमें टक्कर देने के लिए तैयार है मानव विकास सूचकांक के मामले में। और वही अगर बांग्लादेश की हम बात करें आयु के, तो बांग्लादेश हमसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भाई अब तक आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाना चाहिए, वो ये कि सिर्फ पैसे से या सिर्फ आय से सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अगर खुशहाल रहना है, जीवन को खुश रखना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और जब व्यक्ति के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति खुशहाल होगा। जैसे आज केरल के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, वैसे आप और हम दोनों जन ज़्यादा खुशहाल होंगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहरहाल आप लोगों में से कई लोग ये होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर ये सब गलत है, तो भाई अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। मैं उन्हीं चीज़ों को ही बात कर रहा हूँ जो आपकी NCERT में है, और उन्हीं सारे तथ्यों की बात करते हैं जो इसमें प्रमाणित हैं, जो इस समय चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, इन सब सारी चीज़ें आपकी हो गई होंगी। अगर आप नहीं लिख पाए हो तो अब लीजिएगा स्क्रीनशॉट और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले हेडिंग और लास्ट हेडिंग होगी इस चैप्टर का। सो दोस्तों, अगली हेडिंग लिखते हैं। अगली हेडिंग है विकास की धारणीयता। चलो, लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक का, विकास की धारणीयता। तो अच्छा, आप लोगों को बता दें डियर स्टूडेंट्स कि हमें कहीं पर जाना है, इसलिए आज की ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं, ये धूप है, दोपहर है और सीधे सीधे मुझे धूप लग रही है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। वो इसलिए कि ताकि अब आप लोगों की क्लास एक भी गैप ना हो, और मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की क्लास एक भी सच में गैप ना हो। और आपको एक खुशखबरी बता दें कि आप लोगों की जो PCS एग्ज़ाम था, वो PCS एग्ज़ाम अक्टूबर के लगभग महीने में चला गया है, अक्टूबर नवंबर के महीने में। अब आप लोगों के पास बेहतर समय है आप लोगों को अपने कंटेंट को रिवाइज करने के लिए। और मैं अब इस यूट्यूब पर लगभग दुगने तरीके से या दुगनी मेहनत से मेहनत करूंगा, यानी दुगनी एनर्जी से इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मेहनत करेंगे, ताकि आप लोगों का बेहतर अच्छी यानी तैयारी हो सके। एग्ज़ाम से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप लोग घबराएंगे नहीं, बल्कि डेली का डेली जो लेक्चर होगा आप उसको ध्यान से समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। मज़ा आएगा जिस दिन हम लोगों का पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको बता देते हैं कि विकास की धारणीयता की हम बात कर रहे हैं। तो विकास की धारणीयता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो भाई, हम भले ही आज सभी लोगों को, यानी इस समय की अगर हम बात करें, यानी इस समय की बात कर रहे हैं, लिखना नहीं है, इस समय की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय में भले ही हम कई देशों को विकसित देश कह सकते हैं या अल्प विकसित कह सकते हैं, लेकिन 20वीं सदी के बाद की बात हो रही है। 20वीं सदी के बाद, इसको आप सुन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो 20वीं सदी के बाद, यानी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में
जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि ये धारणीय विकास नहीं है। अब आप लोगों में से कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर पहले ये कंफर्म करो कि धारणीयता का मतलब क्या होता है, धारणीय विकास का मतलब क्या होता है। धारणीय विकास का मतलब ये होता है कि जो बेहतर हो, अच्छा हो, जिसको अपनाया जाना चाहिए और जिससे हम लगातार आगे विकसित होते रहेंगे या विकास के पथ पर चलते रहेंगे। और अब इससे ज़्यादा मतलब अगर मतलब इतना बेहतर कर रहे हैं तो इससे कोई मानव को हानि नहीं होगी, इसकी बात हो रही है। फिर से समझते हैं, हमने क्या कहा कि विकास की धारणीयता का तात्पर्य उन चीज़ों से है कि जो इस समय विकास का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिस भी माध्यम से चला रहे हैं, चाहे औद्योगिक कार्यक्रम चला करके कर रहे हैं, चाहे अपने यहाँ देश में फैक्ट्री वगैरह लगा करके कर रहे हैं, तो ये जो विकास की धारणीयता है यह बेहतर है, ऐसा पहले लोग मानते थे। लेकिन अब लोग मानते हैं कि ये विकास की धारणीयता बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये आगे चलने के बाद देखो, आज जैसे चीन में क्या है, चीन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, चीन में बहुत ज़्यादा आज पॉल्यूशन है। चीन में यानी वहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाला अमेरिका, चीन जैसे देश ही है। उसके बाद भारत भी अब उसी में धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि ये लोग उद्योग को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप लोगों को यहाँ से चीन से एक बात याद आई कि भाई कल की यानी अगली वीडियो से अब आप लोगों को हम करंट भी प्रोवाइड करेंगे। 15 से 20 मिनट का करंट जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया करेंगे। मज़ा आएगा, यकीन मानिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप लोग जब परसों या कल से या परसों से आप जब करंट की क्लास भी देखेंगे, अब आप लोगों को जो वीडियोज़ मैंने कहा कि प्रोवाइड की जाएगी, अब बेहतर ढंग से थोड़ा जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि हर चीज़ लगभग हमारी सही हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हेडिंग हम लोग लिखे हैं विकास की धारणीयता। विकास की अगर हम धारणीयता की बात करें तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये कहा कि पहले लोग मानते थे कि जो इस समय हम उद्योग वगैरह लगा करके प्रदूषण भले ही फैला रहे हैं, लेकिन हमारा विकास हो रहा है, ये बेहतर है। लेकिन बाद में यानी 20वीं शताब्दी से वैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया कि नहीं, ये विकास की धारणा सही नहीं है, ये बेहतर तरीके से चल नहीं पाएगा आगे तक, और इससे मानव का विकास नहीं होगा, क्योंकि हम इतना प्रदूषण कर देंगे, इससे मानव का विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो अब यहीं पर हमें ये समझना होगा कि आज जो वर्तमान में है विकास की धारणीयता ये अच्छी नहीं है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हेडिंग लिखिए, हम आपको 1 मिनट में जस्ट बताते हैं। साथियों स्क्रीन पर काफ़ी ज़्यादा चमक आ गई थी, यानी जो यहाँ पर सेंटेंस लिखे गए थे उस पर काफ़ी ज़्यादा चमक थी, जिससे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वही बना रहे थे। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि हम अगर बात करें तो देखो भाई, हम जल की बात कर लें कि जल जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा है। जल एक नवीकरणीय देखो भाई, अब आप लोगों में से कई लोगों के लिए नवीकरणीय जो ऊर्जा होगी ये नई बात होगी, तो इसको समझते हैं। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ रहे जो एक बार हम उसका उपयोग करें, समाप्त हो, फिर उसको हम किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर लें, तो वही क्या है? नवीकरणीय है। जिसको हम बार बार प्राप्त करते रहें, बार बार प्राप्त करते रहें, वो है हमारे लिए नवीकरणीय। जैसे अगर हम गेहूँ की बात करें तो गेहूं के फसल को यानी गेहूं को हम गेहूं के बीज को खेतों में बो देते हैं, उससे फिर क्या होता है? फसल हमें प्राप्त होती है, लेकिन फिर बहुत सारा गेहूं हमें प्राप्त हो सकता है। फिर अगली बार हम फिर से उसमें से थोड़ा सा रख लेते हैं और फिर से उसी बीज को बो देते हैं, फिर से हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। ये है नवीकरणीय, यानी जिसको हम बार बार पुनः प्राप्त कर लें, एक बार उपयोग करने के बाद भी प्राप्त कर लें, वो नवीकरणीय है। जल भी एक नवीकरणीय है, क्योंकि जल जो हम भूमिगत जल का उपयोग करते हैं वो जल फिर से आ जाता है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी गर्मी के मौसम में जल की कमी हो जाती है, या सतह इतना नीचे चला जाता है कि जो आपके यहाँ हैंडपंप होते हैं उस हैंडपंप से पानी नहीं निकलता है, पानी छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो उस हैंडपंप से पानी आने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भूमि में जल आ गई, सतह बढ़ गया। और वो क्यों हो पाया? क्योंकि जब आकाश से जब बारिश होती है तो वो बारिश जो है वो जल की जो बूंदें हैं वो सतह में धीरे धीरे चली जाती है। हम भूगोल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे किस प्रकार से जाती है। तो जल भी जो है एक नवीकरणीय ऊर्जा है, लेकिन यहीं पर एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है हम उनका उपयोग चाहे जितनी बार करें ठीक है, बढ़िया करें ठीक है, लेकिन एक बात बताइएगा, क्या आप गेहूं जो उत्पादन करते हैं क्या सभी गेहूं को खा जाते हैं, या पूरे के पूरे गेहूं को मतलब बेच देते हैं मार्केट में, मंडी में जा करके? जो भी अनाज हुआ है उस अनाज को पूरी तरह से आप मार्केट में बेच देते हैं? बिल्कुल नहीं। यानी थोड़ा सा आप बचा करके रखते हैं अपने लिए, खाने के लिए, और साथ ही साथ इसके बाद कुछ और तरीके से बचा करके रखने की कोशिश करते हैं, जो कि बीज के रूप में रखते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ तो बचा करके रखते हैं। यही हमारे साथ जल के भी साथ होना चाहिए कि हम जल का उतना ही दोहन करें, उतना ही प्रयोग करें जितनी हमारी आवश्यकता है। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, जितना हमें भूमिगत जल बढ़ रहा है, यानी जितना हमें पुनः प्राप्त हो रहा है बारिश के माध्यम से, हम उससे ज़्यादा
जल का उपयोग कर लेते हैं। तो कोई चीज़ जितना हुआ है, उत्पादन जितना हुआ है, अगर हम उससे ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यही चिंता का विषय है जल के साथ। ध्यान में रखिएगा, हम जल का अति दोहन करते हैं। तो एक सेंटेंस में आप लिख सकते हैं, जल एक नवीकरणीय ऊर्जा है। जब हम किसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग उसकी पुनः प्राप्ति से ज़्यादा करते हैं तो इसे अति दोहन कहा जाता है। ये देखो, तो भाई किसी भी चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी चीज़ को जो हमें दोबारा प्राप्त हो सकता है, अगर हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना शुरू करते हैं तो वो क्या है, अति दोहन है। हम लोग आज जल का अति दोहन करते हैं, इसीलिए जल का जो स्तर है भूमि में वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर आप इस बात से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताया गया कि जल एक नवीकरणीय ऊर्जा है, और जब हम किसी नवीकरणीय ऊर्जा, चाहे जल हो चाहे कुछ और भी हो, तो जब किसी हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग उसकी पुनः प्राप्ति से ज़्यादा करते हैं तो इसे अति दोहन कहा जाता है। बात आ गई समझ में? पल्ले पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी भाई? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक अगली हेडिंग लिख लेते हैं, यहीं पर शायद नीचे दिखेगा, तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर। चलो, इसको हेडिंग नहीं बनाना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और अगले पॉइंट में लिखते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। गैर नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय, इसको तो ऐसे ही बता देंगे, आप समझ जाएंगे। इसमें उदाहरण करके सिर्फ लिख सकते हैं आप, या जैसे करके लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख लीजिएगा। जैसे पेट्रोल, डीजल आदि। ये देखो भाई, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? वे ऊर्जा जो दोबारा या पुनः प्राप्त ना हो सके उसे हम गैर नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अब आप लोगों में से कई लोग ये कह रहे होंगे, सर हमें पेट्रोल तो दोबारा प्राप्त हो जाता है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि पेट्रोल जहाँ से एक बार, अगर जहाँ पेट्रोल का भंडार होता है वहाँ से अगर हम खोद करके निकालना शुरू करते हैं, उसका दोहन करना शुरू कर देते हैं, हम पेट्रोल का भी हालांकि अति दोहन कर सकते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो उसे कहते हैं अति दोहन, ठीक है। तो हम यहाँ अगर क्या करते हैं, पेट्रोल का अगर कहीं भंडार मिलता है, अब हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, तो उसका उपयोग करते 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 एक दिन तो वो निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। और जब एक दिन वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर वही वो पुनः प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि जल है, जल अगर सतह से ख़त्म हो गया, लेकिन फिर बारिश होती है तो जल जो गड्ढा है, जो आप देखते होंगे तालाब होता है, वो फिर से पुनः भर जाता है। लेकिन बारिश ऐसा तो नहीं है कि पेट्रोल की होती है। अगर सोचिए कि मज़ा होता कितना कि अगर बारिश पेट्रोल की भी होती और डीजल की भी होती, इन सब चीज़ों की भी अगर बारिश होती तो ये सभी ख़त्म नहीं होते। और हम लोग गाड़ी जो चलाते हैं, ब्रूम ब्रूम जो चलाते हैं, वो खूब होले होले चलाते, दिन रात चलाते, घर वाले भी टेंशन नहीं लेते, कोई नहीं बोलता कि यार पेट्रोल कम है या फिर ज़्यादा है, कुछ भी नहीं दिक्कत होता। जहाँ भी बारिश होती वहीं से हम पेट्रोल निकाल करके गाड़ी में भर लेते और आगे निकल जाते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, ये इतने जल्दी प्राप्त नहीं होती है। हाँ, हमने आपको कहा कि ये पुनः कभी नहीं प्राप्त होती है। ये अगर कभी मिलती भी हैं तो दूसरी जगह मिलती है, मतलब इनके दूसरे स्रोत मिल सकते हैं। समझिएगा इस बात को, इनके दूसरे स्रोत मिलते हैं, इसलिए इन्हें हमें बचाने की ज़रूरत होगी सख्त तरीके से। और हालांकि हमें ऐसा नहीं है कि जल को नहीं बचाने की ज़रूरत होगी, जल का हमें उपयोग करना है, लेकिन अति दोहन नहीं करना है। अति दोहन का मतलब कि जितना हमें प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, बल्कि जितना हमें प्राप्त हो रहा है उतना हम उपयोग करें तो फिर से उतना बन जाएगा, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो यहाँ पर हम समझते हैं। तो ये है गैर नवीकरणीय ऊर्जा, यानी पेट्रोल वगैरह आप देख लिए हैं, समझ गए होंगे। अब एक बात बताइएगा भाई, कि आपसे अगर मैं पूछूं कि जो सूरज है, सूरज से जो हमें रोशनी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो गैर नवीकरणीय ऊर्जा है कि नवीकरणीय ऊर्जा है? ध्यान से जल्दी से बताइए।
तो जी हाँ, आप लोगों में से कई लोग सही कहे होंगे कि सर जो सूरज की रोशनी है, जो सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है, वो नवीकरणीय ऊर्जा है। क्योंकि देखिए आज हमें धूप लग रही है, कल भी हमें धूप लगेगी, परसों भी हमें धूप लगेगी। इसीलिए इस समय जो सोलर सेल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है देश में या पूरे विश्व में। अगर सोलर सेल ये बढ़ावा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से इससे प्रदूषण नहीं होगा, ठीक है, और जो खर्चे होंगे वो कम हो जाएंगे। इसलिए हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए, सोलर सेल को। तो बात आपको आप समझ में आ गई होगी, तो जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से आप देखें। चलो सो दोस्तों, आप लोगों को आज का ये लेक्चर कैसा लगा? हालांकि आज हो सकता है पिक्चर क्वालिटी में कम थोड़ा स्पष्टता रही हो, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं दिख रहा है कि कितना बढ़िया आपको दिख रहा है, कितना बढ़िया नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने 2-3 बार बनाने की कोशिश किया ताकि आपको बेहतर ढंग से दिखे। लेकिन फिलहाल कंटेंट जो था वो आपको ठीक ठाक लगा होगा। और यकीन मानिए आज के बाद आप लोगों की ये जो क्लासेस हैं ये कभी मिस नहीं होंगी। डेली आपको क्लासेस मिलेंगी। मैं डेली लगभग वीडियोस 2-2, 1-1, 2-2, 3-3 वीडियो शूट करूंगा। कल मैंने यानी कल की बात करें तो कल मैंने 2 वीडियोस शूट किया। एक वीडियोस तो मैंने जीएस की बहुत बड़ी शूट कर दिया, जो कि आप लोग देखे भी होंगे, 1 घंटे 42 मिनट की। आज की भी वीडियोज़ लगभग 1 घंटे की हो गई होगी। तो आज ये चैप्टर खत्म होता है और इसी के साथ आप खुशियाँ मनाइए। अगले चैप्टर में यानी दूसरे चैप्टर में हम उत्पादन के 3 क्षेत्रकों के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो डिले हो गया है, देर हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। तो अगली जब तक तिथि आएगी तब तक हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ों को कवर कर रखे होंगे। तो इसलिए अब आप लोगों को यहाँ पर डेली पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस बेहतर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब जीएस तैयार करिए। मैं आपके साथ हूं और हर समय साथ रहूंगा। अब हम कह सकते हैं कि अब छुट्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए रहिए मस्त, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।